हार है और जीएसटी पर मोहर है, और जीएसटी पर मोहर है। आने वाले वक्त में विकास मुद्दा होगा सर, जातिवाद पे हार है और जीएसटी पर मोहर है, ये मोदी ने कल बोला। 2019 का चुनाव एक मिनट भैया, इस चुनाव में देखिए मोदी जी ने बोला है कि विकास का चुनाव है, उन्होंने बोला कि जीएसटी पर मोहर है। अजीब सी बात है, चुनाव में उनके भाषणों में ना विकास की बात हो रही थी, ना जीएसटी की मोहर की बात हो रही थी, ना नोटबंदी की बात हो रही थी। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। एंड फ्रेंकली मोदी जी हैज अ क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम एंड ही विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट। उनको बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि जो वो कह रहे हैं वो उनकी जो फोर्सेस हैं, उनका जो संगठन है, उसको वो रिपीट कर रहा है, मगर देश उसको सुन नहीं रहा है। ये गुजरात के चुनाव ने दिखाया, और ये आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी तरह दिखेगा। देखिए, तो सिंपल सी बात है, मैं क्रेडिबिलिटी की बात करता हूं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार की बात नॉन स्टॉप करी। आज राफेल के मामले में और जय शाह के मामले में मोदी जी के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकलता है? देश ये जानना चाहता है कि आपने नॉन स्टॉप भ्रष्टाचार की बात की। जय शाह अमित शाह के पुत्र ने 50,000 रुपए को 80 करोड़ में 3 महीने में बदला। राफेल में घपला हुआ है, आप इसके बारे में एक शब्द क्यों नहीं कहते हो? ये है क्रेडिबिलिटी इशू। थैंक यू। तो आपने सुना कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को सीधा सीधा हमला नरेंद्र मोदी के ऊपर बोलते हुए। उन्होंने साफ कहा कि गुजरात मॉडल को लोगों ने नकार दिया है, प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा है, मार्केटिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने हिमाचल और गुजरात के लोगों का धन्यवाद भी दिया। हमारे साथ चर्चा के लिए पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, सुदेश वर्मा जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हमसे जुड़ रहे हैं, डॉक्टर धीमन पुरोहित सीनियर जर्नलिस्ट हमसे जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुलेमान मोहम्मद खान से जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राणा जी, हमने सुन लिया, और माफ कीजिएगा हमारे साथ रोहित सावल हिमाचल से भी जुड़ गए हैं। राणा जी, राहुल गांधी को हमने सुन लिया, मोदी पर हमला बोलते हुए देर कर दी। क्या आप ये कहेंगे मीडिया में आने में ये रिएक्शन कल ही हम लोग इंतजार कर रहे थे सभी लोग? नहीं, उनको कल तो आना ही चाहिए था। और मीडिया में बहुत सारे पत्रकारों ने, और एक चर्चा रही थी कि राहुल गांधी को हार और जीत लोकतंत्र में चलते रहते हैं, इसमें इसको लेकर के आप बहुत परेशान होंगे, ये जरूरी तो नहीं है। आप अपनी रणनीति ठीक कीजिए, पार्टी ठीक कीजिए, संगठन ठीक कीजिए, लेकिन कल आना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं है। और उन्होंने वही बातें रखी हैं जिनकी उम्मीद आप राहुल गांधी से करते हैं। मैं एक सवाल मेरा हमेशा राहुल गांधी से रहता है, कांग्रेस से रहता है, कि जब कभी आप मैसेज देते हैं तो आपके लिए भी कुछ पैगाम होता है। ऐसे उंगली करने का मतलब है कि 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। अगर गुजरात ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, विकास नहीं है, वहां बहुत सारे आंदोलन हैं, नौजवान असंतुष्ट है, फिर भी 22 साल के बाद बीजेपी ने उस राज्य पर अपनी सरकार बनाए रखने में कामयाबी हासिल कर ली। और हिमाचल अब गंवा देते हैं। हिमाचल 5 साल बाद आप फिर बीजेपी को दे देते हैं। आपने पिछले 29 साल, आज की तारीख में क्या है, 5 राज्य कांग्रेस के पास बच गए हैं। अगले साल वो 3 राज्य भी टेस्ट में आ जाएंगे, वहां भी चुनाव है। तो आप अपने आप को उन राज्यों पर मजबूत रखें और बाकी राज्यों में आपकी सरकार बची रहे, बनी रहे या बढ़ती रहे, इसके लिए अपने संगठन के भीतर काम करते रहें, अपनी पार्टी के साथ लोगों के भीतर बढ़ाते रहें, लगातार मोदी और मोदी के संगठन की तरह आप काम करते रहें, तभी आपके लिए गुंजाइश आगे की राजनीति की बनती है। नहीं तो फिर तो अंधेरा है ही। ठीक है, एनके सिंह जी, राहुल गांधी इसको नैतिक जीत मानते हैं, क्या मानेंगे? क्या वो अपने को ढांढस जता रहे हैं, ढांढस बांध रहे हैं अपने को, कार्यकर्ताओं को, या सच में उनकी ये नैतिक जीत है? नहीं, देखिए, जीत कोई हार है तो उसको जीत कैसे, नैतिक जीत क्या होता है और फिर फिजिकल जीत क्या होता है, मुझे नहीं मालूम है। एक ही चीज मालूम है कि जो जीता वो जीता। अभी राहुल गांधी का देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सही कह रहे हैं राणा जी कि ये कल करना चाहिए था, बरअक्स जो बीजेपी अध्यक्ष ने किया था, ठीक उसी तरह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए था, और अपने को जस्टिफाई करने के लिए जो आज कह रहे हैं वो कल कहना चाहिए था। अब देखिए, लॉजिकल फैलेसीज इसमें क्या है,
उन्होंने एक स्टॉक, उनका प्रिजम्पशन था कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है। कमाल करते हैं साहब, आज देश के 71% जनसंख्या पर 74% भूभाग पे बीजेपी का शासन है और ये शासन पिछले 3.5 साल में हुआ है। आपका घट के 3.5% पे लग गया है तो आपको जनता वर्थवाइल नहीं समझ कर रही है। क्रेडिबिलिटी आपकी गई या मोदी जी की गई? एक बात, जहां तक क्रेडिबिलिटी का सवाल है, अगर गुजरात ऐसे देश में 22 साल बाद भी जनता मोदी के नाम पे वहां चुन रही है, जबकि आपने सारी कोशिशें कर ली, तो क्रेडिबिलिटी तो नहीं गई है। हाँ, आपका यह फर्ज है कि उस क्रेडिबिलिटी को प्रिक करें। मुमकिन है एक भौकाल खड़ा किया हो, एक भ्रम फैलाया हो मोदी जी ने, क्रेडिबिलिटी खराब हो सकती है। पर आपने अभी 2 चीजों का नाम दिया, राफेल डील का और जय शाह के इशू का। आपने टेंजिबल प्रूफ के साथ, ये तो किसी अखबार ने दिया था, ये तो उसका रिवील किया हुआ है, आपने राफेल डील पे कंट्री में जन आंदोलन या इस तरह का क्यों नहीं मास अपसर्ज किया जिससे कि मोदी की क्रेडिबिलिटी खराब हो, उनका भ्रष्टाचार का जो ये पूरा ईमानदारी का है वो प्रिक हो जाए। ये तो अपोजिशन के लीडर के रूप में आपको करना है ना। आप सिर्फ ये कह दें क्रेडिबिलिटी उनकी चली गई साहब, वोट वो ला रहा है एक नेता, वोट उसके पार्टी को मिल रहा है, उसके घर में मिल रहा है, एक अच्छा खासा ग्राउंड था आपके पास। तो यही हम कह रहे हैं कि आपको ये समझ डेवलप करनी पड़ेगी एक पॉलिटिशियन के रूप में कि कहां हिट कब किया जाता है। विकास का बिल्कुल सही है कि विकास में इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीनी कोएफिशिएंट पे रिच पुअर डिवाइड गुजरात में बड़ा है। मोदी जी का मॉडल है, ऐसा नहीं कि मोदी जी का मॉडल नहीं है, उस मॉडल के फॉल्ट्स है, कमियां हैं, उसको हम डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि गुजरात में जो असंतोष है उस फॉल्टी मॉडल की वजह से। लेकिन कम से कम आप इसको लेके मासेज में तो आए, क्रेडिबिलिटी आपकी सुनिश्चित होनी चाहिए। ठीक है धीमान जी, अगर हम बीजेपी की बात करें तो जितना अच्छा प्रदर्शन बीजेपी अब तक करती रही है 100 के नीचे सिमट गई है। 2019 कितनी बड़ी चुनौती होगी गुजरात से बीजेपी को? धीमन जी, आवाज आ रही है आपको? उनकी कट रही आवाज। हाँ धीमन जी, सवाल ये था कि राहुल गांधी ने अभी कहा कि गुजरात ने उनको बहुत कुछ सिखाया है और गुजरात ने मोदी को भी एक संदेश दिया। गुजरात में विकास हुआ नहीं, गुजरात में उनका हवा बहुत बड़ा खड़ा है। आपको ये लगता है जो नतीजे गुजरात में भी आए हैं और 2019 की जो लड़ाई है मोदी के सामने या राहुल गांधी के सामने, गुजरात से मैसेज क्या होगा? गुजरात की जमीन की अभी जो स्थिति है वो कैसी है? देखिए, मैं आपको बताऊं, गुजरात के सबसे बड़े अखबार गुजरात समाचार की आज सुबह की हेडिंग देखे तो उसमें लिखा है कि बीजेपी की जीत में भी हार है और कांग्रेस की हार में भी जीत है। तो साफ संदेश गुजरात से का जो है, गुजरात के मतदाताओं का है, वो मोदी का गुजरात का जो गौरव का जो स्लोगन था उसके साथ है। पर उन लोगों ने इस घोड़े पे एक कस के लगाम ये बांधी है कि गौरव को घमंडी नहीं होने दिया है। बीजेपी की जो एरोगेंस थी उसके सामने एक सबसे बड़ा सवाल था गुजरात के मतदाताओं का। यही वजह है कि बीजेपी यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी, 22 साल से उनकी सरकार थी, उनको महज 2 आंकड़ों में सिमट के सिकुड़ के गुजरात के मतदाताओं ने रख दिया है। मैं आपको बताऊं कि गुजरात के जो नतीजे महज 4 शहरों की वजह से यहां बीजेपी जीत पाई है, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत। उसके 55 में से 46 सीट्स बीजेपी को मिली है। बाकी जो 127 है, ये 4 शहरों को छोड़ के वहां बीजेपी को 53 सीट मिली है, कांग्रेस को 31। पिछले राज्यसभा चुनाव की बात करें तो अहमद पटेल को 43 कांग्रेस विधायकों के वोट मिले थे। ये 43 को कांग्रेस ने करीब करीब डबल कर दिए हैं और यहां बीजेपी की जो स्थिति है पिछले 22 सालों में सबसे कमजोर हो गई है, 99। और बीजेपी का अब सवाल यह है कि विजय रूपाणी को सीएम बनाए भी या नहीं, बीजेपी में यह भी कॉन्फिडेंस नहीं है। जी ठीक है धीमन जी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। यहाँ चर्चा को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, कहीं मत जाइए, बहुत जल्द लौट रहे हैं हम। परचम लहरा दिया है, क्या वजह रही क्या नहीं वजह रही, यही चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा जी भी स्पोक्सपर्सन बीजेपी हमसे जुड़ गए हैं। सुदेश जी, आपका रुख करूंगी। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि विकास मॉडल को गुजरात के लोग नहीं मानते हैं। उनका साफ कहना है कि आपकी मार्केटिंग और प्रोपेगेंडे का ही ये कमाल है कि आप गुजरात में 99 सीटों पर आ पाए हैं। आप क्या कहते हैं? यही कहते आए हैं शोभना जी ये लोग,
और हारते आए हैं हर चुनाव। अगर मार्केटिंग करके कोई चुनाव जीत जाएगा तो ये कांग्रेस की सोच के ये लोग हंसी बनाएंगे। अरे आपको काम करना पड़ता है फील्ड में। आप देखिए कि गुजरात के चुनाव में भले ही उतने सीट हमें नहीं मिले जितने की हम कामना करते थे, लेकिन लोगों का जो समर्थन है बढ़ा है, 1.25% समर्थन बढ़ा है। और आज बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 50% करीब समर्थन लोगों का जो वोट किए हैं बीजेपी के साथ है। ये दिखाता है कि बीजेपी को वो आशा की दृष्टि से देखते हैं। 5,40,000 लोगों ने नोटा में वोट दिया। शायद हमसे कहीं नाराज हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को अल्टरनेटिव नहीं समझा। वोट अगर नोटा नाराज होकर कांग्रेस में नहीं तो गए, एक तरह से जो सत्ताधारी पार्टी है उसके खिलाफ वो ज्यादा नहीं, खिलाफ वो आपके 22 साल के शासन से खुश नहीं है, इसलिए देखिए वो इस तरह से भाई भाई से नाराज होता है लेकिन घर नहीं छोड़ता है। शोभना जी वही बता रहा हूँ, भाई भाई से नाराज होता है, मौका देता है सुधरने का। दूसरे के जहां जाके साजिश किसी ने कांग्रेस को वोट दे दिया होता तब हम मानते, नहीं दिया उन्होंने। सुदेश ये दिखाता है कि कांग्रेस अल्टरनेटिव नहीं हो सकती, बीजेपी का अल्टरनेटिव एक बेहतर बीजेपी हो सकती है। हमारी लड़ाई अपने खिलाफ है। एक सवाल है, सुदेश राणा यशवंत बोल रहा हूं। धीमंत जी ने एक सवाल उठाया, मुझे लगता है कि उसकी चर्चा होनी चाहिए। आप कहते हैं कि 1.25% वोट आपका बढ़ गया है, कांग्रेस कहती है कि 2.5% वोट उसका बढ़ गया है, वोट बढ़ा है। धीमंत का कहना यह है कि 4 अगर शहर नहीं होते, मसलन की अहमदाबाद, उसकी कितनी 21 सीटों में से 16 सीटें आपके पास हैं, सूरत 16 में से 15 सीटें आपके पास हैं, राजकोट 10 में से 8 सीटें आपके पास हैं, चौथा शहर वो बता रहे हैं कि बड़ौदा 10 में से 9 सीटें आपके पास है। अगर ये 4 शहर नहीं होते तो आपके पास यह जीत नसीब नहीं होती, 99 के आसपास नहीं होते। तो शहरों में महदूद रह गई बीजेपी, गांवों में, किसानों में, गरीबों में उस बीजेपी का जनाधार कमजोर हुआ है, जिनकी राजनीति करने की बात मोदी बार बार करते हैं। देखिए राणा जी, एक भ्रम की स्थिति को पैदा किया कांग्रेस और उनके समर्थक ग्रुप्स जो थे उन लोगों ने पिछले 3 साल से हमारे सरकार के खिलाफ मिथ्या प्रचार कर रहे हैं। अगर आंकड़े की बात आप करें, जैसे 3.7 टाइम्स क्रॉपिंग बढ़ा है गुजरात में, ये कोई छोटा मोटा उपलब्धि नहीं है। जिस जगह वाटर स्कैर्सिटी स्टेट था वहां एग्रीकल्चर ग्रोथ इतना ज्यादा है कि नेशनल जीडीपी को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो निश्चित ही ये तो रूरल एरिया से ही आ रहा है। में क्यों नहीं बदला? अर्बन एरिया जैसे सूरत जैसे एरिया में हम अच्छा कर रहे हैं, तो जो लोग जीएसटी। ठीक है सुदेश जी, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर मेरा सवाल ब्रेक के बाद आपसे जारी रहेगा कि फिर वो वोटों में क्यों नहीं बदला अगर इतना विकास गांव में हुआ है। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। बीजेपी ने अपना परचम लहराया है, क्या ऐसा किया बीजेपी ने कि उसके विजय रथ को कांग्रेस नहीं रोक पा रही है? तमाम पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह जी मौजूद है, सुदेश वर्मा स्पोक्स पर्सन बीजेपी, सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर धीमंत पुरोहित हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी रोहित सामल जुड़े हुए हैं। सुदेश जी, आप गांव में विकास की बात कर रहे थे, उस पर मैं आऊंगी, उससे पहले मैं अपने सहयोगी रोहित का रुख कर लेती हूं। रोहित, धीमान जी अभी कह रहे थे कि बीजेपी गुजरात में आई है तो शहरी वोट की वजह से आई है। आप हिमाचल में बीजेपी की जीत की क्या वजह पाते हैं, वो बताइए। देखिए शोभना, अगर हिमाचल जनता पार्टी ने लड़ा, शहरी इलाकों में भी वोट हासिल किए, ग्रामीण इलाकों में भी वोट हासिल किए, नहीं तो हिमाचल में अमूमन बीजेपी में आंतरिक गुटबाजी एक बड़ी समस्या होती थी। लेकिन इस बार आला कमान ने बड़े स्ट्रेटेजिकली जिस तरह से पहले टिकट अनाउंस किए, उसके बाद हाँ थोड़ा सा दबाव की राजनीति जरूर हुई, प्रेम कुमार धूमल को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में थे, प्रचार कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि धूमल को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया तो उसके बाद जेपी नड्डा ने प्रचार नहीं किया। जेपी नड्डा डटे रहे पूरे मोर्चे पर, पूरे चुनाव में वो हिमाचल प्रदेश में रहे, जगह जगह पर उन्होंने रैलियां की। तो एक जो संदेश गया पूरे कैडर में, वो यही संदेश था कि बीजेपी एक होकर चुनाव लड़ रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हम बात करें 1990 की, तब 46 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी। उसके बाद से सबसे शानदार प्रदर्शन बीजेपी का है, 44 सीटें बीजेपी ने हासिल की है। 90 में बात करें तो 90 में जनता दल के साथ मिलकर चुनाव बीजेपी ने लड़ा था, यानी गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस बार अपने दम पर चुनाव लड़कर 44 सीटें हासिल करना एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के पास इस बार हिमाचल में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हां,
इतना जरूर है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जो प्रेम कुमार धूमल है, उनके जो करीबी रहे पिछली सरकार में, मंत्री भी रहे या यूं कहे करीबी विधायक रहे, उनको हार का सामना करना पड़ा। ये गौर करने वाली बात है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें, वीरभद्र सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य जीते। इसके अलावा कांग्रेस के कई दिग्गजों को हार का सामना करना पड़ा। एक बड़ी गौर करने वाली बात छोड़ना मैं जरूर बताऊंगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने जी रोहित, मुख्यमंत्री चेहरा आप कौन होने जा रहा है, जयराम ठाकुर या जेपी नड्डा? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। इस पूरे हिमाचल में यही चर्चा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन। मैं आपको बता दूं कि सीधे सीधे दो फॉर्मूले यहां पर हैं। अगर विधायकों में से किसी को मुख्यमंत्री बनाना है तो इस वक्त जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो जयराम ठाकुर का नाम चल रहा है। उसकी भी वजह है, वो मंडी जिले से आते हैं। वहां पर विधानसभा की 10 सीटें हैं, 10 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती है। शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। 5 बार विधायक जयराम ठाकुर रह चुके हैं, 1 बार प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा अगर जेपी नड्डा की बात करें तो बिल्कुल जेपी नड्डा भी दौड़ में सबसे आगे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि जेपी नड्डा का कोई यहां उनको कोई विरोध का सामना करना पड़ेगा। जेपी नड्डा निर्विवाद नेता है संगठन में, हिमाचल में उन्होंने ठीक है, तो फिर अमित शाह के फैसले का हमें इंतजार करना पड़ेगा। जिसको आला कमान डिसाइड करेगा उन्हीं का होगा। और इस समय जो सुलेमान मोहम्मद खान कांग्रेस के प्रवक्ता हमसे जुड़े हुए हैं, सुलेमान साहब, राहुल गांधी को सुना, उन्होंने साफ साफ सारा जो क्रेडिट है बीजेपी का उसको कह दिया कि प्रोपेगेंडा और मार्केटिंग का कमाल है कि बीजेपी जीती है। आपसे क्या कमी रह गई? 3-3 तिकड़ी आपके साथ थी युवाओं की, उसके बाद भी आप बहुमत नहीं पा पाए। राहुल जी ने ये नहीं कहा है कि मार्केटिंग का कमाल है, उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी की क्रेडिबिलिटी पे सवालिया निशान है और उनका जो प्रोपोगेंडा था वो फेल हो गया, ये कहा है राहुल गांधी जी ने। आप गलत कह रही हैं। बहरहाल आपने सवाल पूछा, उसका मैं अब जवाब दे देता हूं। मेरे मैनेजिंग एडिटर बैठे हुए हैं, वो आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को आप ठीक से सुनिएगा। राहुल गांधी को मुझे लगता है कि आपको ठीक से सुनिए, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने 3 बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने कही है कि मोदी जी की पूरी कोशिश, मोदी जी की पूरी स्ट्रैटेजी गुजरात में फेल हो गई है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि वो विकास नाम की कोई चीज नहीं है, दरअसल मार्केटिंग उनकी अच्छी है, प्रोपेगेंडा उनका अच्छा है। और तीसरी बात उन्होंने कही, गुजरात के लोगों ने बीजेपी को एक सिग्नल दिया है। इसलिए बहस अब आगे बढ़ाइए, अपनी बात रखिए। मैं तो आपकी बात पे यकीन करूंगा नहीं। मेरे पास फर्स्ट सोर्स ये आई है, मेरे हाथ में मोबाइल है और एनडीटीवी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। सर, हम बाइट आपको सुनवा भी सकते हैं, हम अपने दर्शकों का समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहते। चलिए, राहुल गांधी ने जो भी कहा, बहरहाल आप बहुमत नहीं ला पाए हैं, क्या वजह पाते हैं वो आप हमें बता दीजिए। क्या कमी कांग्रेस से रह गई? मैडम, पता है क्या प्रॉब्लम है? वक्त की बात नहीं है, बात यह है कि जो बात आप कहेंगी वो मैं मानूंगा नहीं। बिल्कुल मत मानिए, अपने कानों से सुनूं या ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये जो फर्स्ट सोर्स आएगी वो सुनी मैंने कही। आप मुद्दे पे आइए ना, आप ये ठीक है, मत मानिए आप। बिल्कुल, मैं चाहती नहीं कि आप आपने कहा आपको पता नहीं है। आप बहस को भटका रहे हैं। मैंने आपको बात रखी आपके सामने राहुल गांधी की। अरे सुलेमान साहब, देखिए क्या है ना, अच्छी बात कही आपने, मैंने एक बात कही, उसको खत्म करके आपने क्या बात आगे रखी है। सुलेमान साहब, मैंने आपके नेता की बात आपके सामने रखी है। आपके सामने एक बुनियादी सवाल है। सवाल ये मैंने बता दी, सवाल ये जो मुझे फर्स्ट आप अपना मोबाइल और बाकी मालूम चला है, हम लोग सुन रहे हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए जो चीजें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते रहिए। इसी की वजह से आप लगातार खत्म होते जा रहे हैं। आपका जनाधार खत्म हो गया है। आपके सामने एक बड़ा सवाल है कि आप गुजरात में क्यों हार गए। आपने तमाम जुगत जोड़ जुगा जो कुछ भी था, आपने सब कुछ आजमाया तो है ही, तो फिर आप क्यों हार गए? एक बड़ा सोबर सा आंसर इसका हो सकता है, उस आंसर को दे दीजिए, छोड़िए इसको। मैं आपको यही बताना चाह रहा था। कौन कौन, पहले सब लोग बोल लिया या मुझसे जवाब ले लिए, सारे मेरे ऊपर हावी हो गए। कोई नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे। सुलेमान साहब, कोई नहीं बोलेगा, आप बोलेंगे। जवाब सुन लें अगर सबर से तो बहुत अच्छा। हाँ, आप बोलिएगा। हद हो गई, हद हो गई। हुजूर, आपके इंतजार में लोग चुप हैं, आप बोलिए ना। 60% वोट थे भाजपा के 2014 के लोकसभा चुनाव। फिर आप बीच में इंटरजेक्ट कर गए।
2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 60% वोट आए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में 49% वोट आए, 11% की उनकी कम वोट हुए वोट परसेंटेज में। कांग्रेस के 33.5% वोट थे 2014 के लोकसभा चुनाव में। विधानसभा में 41.5% वोट आए, 8% वोट बढ़े। 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर विक्ट्री मार्जिन बीजेपी का 2000 से कम है। 122 सीटें रूरल सीटें थी और 60 सीटें अर्बन एरियाज की थी। 122 में से 71 कांग्रेस को आई हैं, 48 बीजेपी को आई हैं, 3 अन्य को आई हैं। और जो 60 अर्बन एरियाज की सीटें थी उसमें 51 बीजेपी को आई हैं और 9 कांग्रेस को आई हैं। 1995 कहना क्या चाहते हैं? आज तक भाजपा कमी बताइए ना कि आप बहुमत से दूर क्यों रह गए? इससे ईमान रिजल्ट साहब, आकर थोड़ी है। सॉरी माफ कीजिएगा सुलेमान साहब, मैंने बड़ा सीधा सा आपसे सवाल पूछा था, हालांकि अब मैं आपका और समय में नहीं चाहूंगी। धीमान साहब, आप सुलेमान साहब को सुन रहे हैं, उन्होंने मुद्दे से कहीं का कहीं हमें भटका दिया। आप हमें ये बताइए कि सूरत का व्यापारी जीएसटी और नोटबंदी के बाद बीजेपी से खासा नाराज था, एजिटेशन हुआ था, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। उसके बावजूद ऐसी क्या वजह व्यापारी वर्ग ने पाई कि वो उन्होंने बीजेपी को ही चुना? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा शोभना मैं आपको बताऊं कि सूरत को या फिर गुजरात के लोगों अभी भी मोदी से नाराज है। जीएसटी का मुद्दा अभी भी है जिससे लोगों की नाराजगी है। मोदी, अमित शाह और बीजेपी की जो एरोगेंस है उसी से गुजरात के लोग नाराज है। पर मोदी का टीना फैक्टर है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। इसीलिए गुजरात के लोग मोदी के साथ खड़े हैं। मोदी से कोई खास इतना प्यार नहीं है। पर कांग्रेस हो या राहुल गांधी हो, गुजरात को कोई ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं दे पा रहे हैं। तो गुजरात के लोग जाए कहां? गुजरात के लोग इसीलिए मोदी के साथ खड़े। पर देखो, मोदी को 115 150 सीटें उन्होंने नहीं दी, 99 दी। तो साफ एक मैसेज दिया, हम आपसे नाराज है, फिर भी आपके साथ खड़े हैं। सुलेमान साहब, आप कुछ कह रहे थे? मुझे लगता है सुलेमान साहब को सुनना चाहिए। सुलेमान साहब क्या कह रहे थे? जरा अपनी बात रखिएगा। आंकड़े तो आपने दे दिए, आंकड़े तो अखबारों में मिल जाएंगे आपको, इसलिए मुझे उस पर नहीं जाना है। 80 हमारी 80 सीटें आई हैं। मैंने बताया 20 सीटें ऐसी हैं जिसमें मार्जिन 2000 से कम है। हमारे 41-43 एमएलए थे जब हम चुनाव में गए, आज हम दुगने कर गए एमएलए, 80 एमएलए हैं। भाजपा के 116 थे, 99 रह गए। कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया कैंपेन में एक पॉजिटिव इलेक्शन लड़ा और डेवलपमेंट के नैरेटिव पे स्टिक करा, एक डिसेंट और ग्रेसफुल चुनाव लड़ा। भाजपा ने दूसरी तरफ नफरत का लोअर लेवल की पॉलिटिक्स का चुनाव लड़ा। डेवलपमेंट में सवाल पूछते हैं मोदी से, मोदी जी जवाब नहीं दे पाए। सुदेश बीजेपी की तरफ से उसके बाद भी अगर हम हारे, हमने लोगों का दिल जीता। आप कुछ भी प्रोपोगेंडा करते रहे, लेकिन हमने लोगों का दिल जीता। अरे हमारा काम प्रोपेगेंडा है नहीं, हमारा काम तो आपकी सूरत के सामने आईना रखने का होता है। सुलेमान साहब, नहीं सुनिए, दलितों की, आप रुकिए सर, आप रुकिए, 1 मिनट के रुकिए ना। हर जगह लड़ाई लड़ेंगे। आईना देख लीजिए एक बार। आपने अपनी बातें रख दी। हर बार क्या होता है ना, हार और जीत के लिए अपने अपने तर्क गढ़े जाते हैं। मैं चाहता तो अभी सुदेश के पास जा सकता हूं। 3-4 बातें मैं अपनी तरफ से आपके सामने रखना चाहता हूं। बीजेपी अपनी जीत के लिए तर्क जो गढ़ती है, 22 साल से एक पार्टी सत्ता में एक राज्य में बनी हुई है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। सुनिए, आप मुझे आपको मैंने सुना ना, आप मुझे सुनिए ना। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। 4 आंदोलन उस राज्य में पिछले 2 साल में हुए। पाटीदारों का अलग हुआ, दलितों का अलग हुआ, ओबीसी का अलग हुआ, कारोबारियों का अलग हुआ। उससे सरकार की साख पर सवाल उठा हुआ था। मोदी 3.5 साल से वहां नहीं है, वो अपने में आप में एक सवाल था। वहां नेतृत्व को 2-2 बार बदला गया, वह भी अपने आप में सवाल था। बावजूद इसके वो पार्टी अगर 99 सीटें लेकर के सत्ता में बनी हुई है, इसका मतलब ये है ना कि आपकी तमाम कोशिशों पर भारी पड़ी। आप क्यों नहीं मानते इसको? ना वो बीजेपी जीती है, ये बात फैक्ट है, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि वोटों की गिनती की डेट पहले आई, चुनाव की डेट बाद में आई। हर चीज मोदी जी के हिसाब से रखी गई। सर, गुजरात उनका बना हुआ है, हिमाचल आपके हाथ से निकल जाता है। इलेक्शन कमिशन पे भी सवालिया निशान है। चलिए अब ये थोड़ा दूसरा सवाल हो जाता है। ठीक है, उस पे हम बाद में बहस करेंगे। आप पंजाब ले ले तो सवाल नहीं होता है। एक बार वो एनके सिंह जी, आपने सुलेमान जी को सुन लिया। जो सवाल था कि कांग्रेस से क्या कमी रह गई, उसका जवाब छोड़कर उन्होंने तमाम बातें कह दी। क्या आपका रिएक्शन है इनकी? नहीं, एक चीज जरूर है कि जबरदस्त लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारे पैरामीटर्स जो थे
पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी के राहुल गांधी ने इस बार लगभग पूरा ऑब्जर्व किया और अच्छी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की जो इमेज थी, इससे अचानक बदल के कंसिस्टेंट पॉलिटिशियन रेशनल के साथ आया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो इंडिकेटर्स थे वो भी कांग्रेस के फेवर में थे। जिनी कोएफिशिएंट पे रिच पुअर डिवाइड बढ़ा था। मोदी जी के मॉडल की जो बेसिक खामियां थी वो ये थी कि आपका जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन जॉब क्रिएशन नहीं होगा। उदाहरण के लिए 18% दो जो इंडस्ट्रीज है, अंबानीज की और अडानी की, इसमें 18% इन्वेस्टमेंट हुआ लेकिन जॉब 8% लगा। वही तमिलनाडु में आप देखेंगे तो 8% इन्वेस्टमेंट हुआ बड़ी इंडस्ट्रीज में, एमएसएमईज में, और वहां पे जॉब्स 18% लगे। एमएसएमईज यहां बंद हो गई। और दूसरा, किसान का जो छोटे किसान थे उनका अनरेस्ट लगातार बढ़ता रहा। ये संज्ञान लेना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली जब मोदी जी वहां से हटे तो जो चीफ मिनिस्टर आए वो डिलीवर नहीं कर पाए। जो प्रोडक्ट डिलीवर करना था किसानों को, ये एक डिस्ट्रेस का एक मेजर फैक्टर था। कांग्रेस के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, कैश कराया भी, लेकिन बीजेपी को भी उतना ही सोचना पड़ेगा कि हमारे मॉडल के जो फंडामेंटल गड़बड़ियां हैं उसको दूर करें। और कांग्रेस के लिए एक बेहद अच्छा मौका है कि वो इस समय किसानों के इशू को लेके पूरे कंट्री में आगे बढ़े। एक आंदोलन चलाए और एकजुट करे। राणा सर, आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्विक रिएक्शन सर इसका। नहीं, वो जो एनके सर कह रहे हैं ना, दरअसल बात वही है कि कांग्रेस जो है वो चुनाव के आसपास आकर के सक्रिय होती है। लोगों के बीच में लोगों के मुद्दों को लेकर के लगातार संघर्ष करते रहने की जो परंपरा कांग्रेस की, ऐसी पार्टियों की जैसे बीजेपी जब विपक्ष में रहती है तो वैसा करती रहती है, इससे कांग्रेस परहेज करती रही है, दूर रहती रही है। तो पूरे संगठन को ठीक करना लगातार 24 घंटे, जैसे बाकी मोदी बड़ा टास्क है, ये बड़ा टास्क है। हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में तो 24 घंटे 365 दिन लगातार काम करते रहना, डिलीवरी ओरिएंटेड संगठन को बनाना, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस को यह करना ही पड़ेगा अगर मोदी का मुकाबला आपको करना है तो। बिल्कुल, अगर मिशन 2019 आपको जीतना है, गुजरात को जीतना है, देश को जीतना है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए। खबरों के साथ हम फौरन हाजिर हो रहे हैं।